ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो। जहाँ तक औलाद पैदा करने का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक इंसान से यहाँ ज़ाती तौर पर नहीं है, इसका भी अल्लाह से ताल्लुक है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। अल्लाह ताला जो बच्चा पैदा करता है उसके लिए उसका रिस्क साथ में भेजता है। कुछ जो मूल निवासी हों उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में, और यह एक चिंता का विषय है। अगर देखा जाए टेक्निकली सच्चाई तो मूल निवासी तो आदिवासी और द्रविडियन लोग हैं, ना ओवैसी मूल निवासी है, ना आदित्यनाथ मूल निवासी हैं। एक बड़ी संख्या ऐसी है जहां जनसंख्या वृद्धि को एक अपना मतलब महत्वपूर्ण लक्ष्य मानते हैं। आज क्योंकि उसमें एक उनको धार्मिक एंगल दिखता है तो सडनली जनसंख्या की बात करने लगते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़। मेरा नाम है शिवम दत्त मेहता और आज का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ, यानी कि जनसंख्या से जुड़ा हुआ एक ऐसा मुद्दा जिससे खाली भारत ही नहीं, देश में दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो इससे परेशान हैं। क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे सरकार की जिम्मेदारियां भी आप देखें तो बढ़ती है। सरकार को इतने सारे लोगों का ख्याल रखना होता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना होता है, चाहे उनकी सुरक्षा हो। हर मुद्दे पर सरकार पे यहाँ थोड़ा सा बोझ आ जाता है। मैं इस मुद्दे पर आज बात क्यों कर रहा हूँ? बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी फिलहाल में ही कुछ बयान आए हैं। शफीकुर बर्क के यहाँ पर बयान आया है। बयान क्यों आया? बयान एक रिएक्शन था। रिएक्शन किस बात का? योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था। उन्होंने यहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या के बारे में कुछ बयान दिया था। उन्होंने कहा था जनसंख्या एक तरफ से ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। तो मेरे साथ इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं मुकेश खन्ना, और वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। एक बहुत बड़ी हस्ती हैं वो। आप चाहे उनको याद करें तो भीष्म पितामह के नाम से आप उन्हें याद कर सकते हैं, और शक्तिमान में भी बच्चों के वो भी बेहद वो फेवरेट रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी, आप इस वक्त मेरे साथ आए। आप जी न्यूज़ के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी ना। तो शुरुआत करते हैं। ये जो मुद्दा है पॉपुलेशन कंट्रोल का, जनसंख्या नियंत्रण का, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस पर यहाँ जो बर्क का जो बयान आया है वो ये कह रहे हैं कि ये ऊपर वाले की देन है ये बच्चे। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए शिवम जी, ये जितनी बड़ी जनसंख्या हमारे वर्ल्ड की है उतनी ही बड़ी ये समस्या जनसंख्या की है। पृथ्वी वही है, पेड़ पौधे उतने ही उगेंगे जितने हर साल उगते आए हैं जी। हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। खाने पीने के सामान भी उतने ही रहते हैं जितने हमको चलते आए हैं, थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर पृथ्वी का धरातल वही हो और पहले वहां पर 5,000 आदमी रहते थे, अब 5 अरब आदमी रहेंगे, कि उस टुकड़ी के उस पृथ्वी के टुकड़े पर डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा। लोगों में संकीर्णता आएगी, लोगों में आपस में एक दूसरे की तरफ वो जो त्याग की भावनाएं खत्म हो जाती है। ये एंगल, ये दो तरह से देखा जा सकता है इसको। एक तो ये है कि पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए, ये आज का मुद्दा नहीं है। राजीव गांधी के टाइम पे भी इन्होंने, संजय गांधी ने आई थिंक ये किया था उसमें कुछ, लेकिन गलत तरीके से किया था। लेकिन उस वक्त भी इसकी जरूरत थी, आज उससे 10 गुना ज्यादा है। एक तो ये है कि पॉपुलेशन नॉर्मल वे से सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की है, चाइना की भी, सबकी कंट्रोल होनी चाहिए। चाइना ने कंट्रोल किया है। क्यों किया है? क्योंकि उनको पता है कि भाई जितने ज्यादा बच्चे पैदा होंगे उतने हमारे पास प्रसाधन नहीं। दूसरा मुद्दे से इसको जो देखा जा सकता है और देखा जा रहा है वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स वैसे भी हर मुद्दे में घुस जाती है आजकल। हमारे यहाँ पर पॉलिटिक्स का एक ऐसा फ्लेक्सिबल चीज है कि वो किसी भी चीज में इन्वॉल्व हो सकती है। अब ये कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला की तरफ से ही यही बच्चे पैदा किए जाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक है बोलने में।
अल्लाह ताला के हाथ में अगर बच्चे पैदा करना होता तो ये मनुष्य कभी अपने बच्चों के रेट्स को कम नहीं करता, या अबॉर्शन नहीं करवाता, या रुकवाता नहीं, या गर्भ निरोधक गोलियां नहीं देता। तो अल्लाह ताला की ही मर्जी है, मैं मानता हूं, मैं तो यही मानता हूं कि हमें हमारा आना जाना, हमारा भविष्य, हमारी सब कुछ लिखा रहता है, इसे डेस्टिनी है, हम कब आएंगे कब जाएंगे। लेकिन इस वक्त अगर योगी जी ने कह दिया है और अगर दूसरा वर्ग उस पर बोल रहा है तो मतलब तो है, क्योंकि आजकल टेंशन बढ़ा हुआ है। एक वर्ग चाहता है कि वो कितने भी बच्चे पैदा कर ले, और दूसरा वर्ग जो है वो ये समय की मांग के हिसाब से चल रहा है, ये 2 या 3 बस। लेकिन 2 या 3 बस अगर एक ही वर्ग के लिए हो तो थोड़ी सी असामान्यता होती है, जो हो रही है, जिसकी वजह से लोग खड़े हो रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, एक जमाने में लोग बच्चे पैदा करते थे, कई तो कहते थे हम पूरी क्रिकेट की टीम पैदा कर रहे हैं, जितने ज्यादा बच्चे उतने हमारे को संभाला जाएगा। लेकिन अभी उल्टा हो गया है, जितने ज्यादा बच्चे उतने ही लोगों को साधन नहीं मिलता। ये 2 एंगल है इसके देखने। मुकेश जी, अगर इसमें मैं योगी आदित्यनाथ की बात करूं तो उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसा ना हो कि जनसंख्या का जो बढ़ाव हो रहा है, जो जनसंख्या बढ़ रही है, उसमें ये ना हो कि जो मूल निवासी हैं, और इसी से पूरी जो बयानबाजी शुरू हुई थी, यहाँ पर ओवैसी जो आ गए थे, उन्होंने ये कहा था कि मूल निवासी से आपका क्या मतलब है? अगर मूल निवासी की आप बात करें तो मूल निवासी तो आदिवासी हैं, वो तो द्रविड़ हैं, वो क्या मतलब योगी आदित्यनाथ जी ये कह रहे हैं, ओवैसी जी का ऐसा कहना है कि क्या ओवैसी जो आदित्यनाथ हैं वो ये कह रहे हैं कि मूल निवासी मुसलमान नहीं है? उनका कहने का ये मतलब है। तो आपकी इसमें क्या प्रतिक्रिया है कि भारत में मूल निवासी कौन है? देखिए, जनसंख्या का जो कानून है, जो इसकी प्रॉब्लम है वो तो है ही है, लेकिन इस पर राजनीति जैसे अब हो गई है। मूल निवासी की बात पे वहां पे घेर लिया गया आदित्यनाथ को, यहां पर ओवैसी जी ने। देखिए, ये बहुत बहुत ट्रिकी बॉल्स होते हैं, ये स्पिन की जाती है, कभी लेग स्पिन देते हैं, कभी ऑफ स्पिन देते हैं, कभी मुखड़े निकालते हैं, कभी कोटेशंस होती है। ये सब होशियार है, जितने भी पॉलिटिशियन, चाहे ओवैसी जी अच्छा बोल लेते हैं ओवैसी, लेकिन उनको पता है कि कहाँ कौन सी बॉल मारनी। अब ये पॉलिटिक्स बंद हो जानी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि एक तरफ से और 2 वर्गों के बीच में थोड़ा बहुत असमानता एक डिफरेंस क्रिएट कर रही है, क्योंकि एक वर्ग का इरादा है पूरे वर्ल्ड में हम इतने बच्चे पैदा कर लें कि हम पूरे वर्ल्ड के ऊपर काबू करें, और दूसरा वर्ल्ड जो है वो जो सभ्य समाज जिसको हम कह सकते हैं, जो पढ़ा लिखा समाज है, वो कहता है कि भाई रोटी कपड़ा मकान तो सबको प्रोवाइड करेगा। अगर एक आदमी अगर 10 बच्चे पैदा करता है और उसके पास पैसे सिर्फ 2 बच्चों के लिए, तो वो बच्चों पर इल्जाम, बच्चों के ऊपर वो अत्याचार कर रहा है। आप बच्चे उतने पैदा कीजिए जितने आपके पास पैसे हैं, आपके पास पैसे। और यहाँ पर जो आदिवासी की बात आ रही है, आदिवासी, देखिए मैं ओवैसी जी को भी बता दूं कि आदिवासी से छोड़िए, हमारे तो इस भारतवर्ष में श्री राम का खानदान था, फिर कृष्ण का खानदान आया, कौरवों का खानदान आया, पांडवों का आया। अब जाकर हम कहते हैं कि हम यहाँ पर द्रविड़ हैं और आर्यन हैं, बाहर से लोगों ने लूटा पीटा। सो भूल जाइए आदिवासी कौन है। हमारा एक सनातन धर्म है, मान के चलिए। आप सभी भी खुद हिंदू थे, इनके सभी पूर्वज हिंदू हैं, इनको समझना चाहिए। ये लोग जिस दिन स्वीकार कर लेंगे ना कि हम लोगों को तलवार के जोर पर या क्रिश्चियंस ने, हम मिशनरी के जोर पर हमको कन्वर्ट कर दिया है, हम कन्वर्ट हुए हैं, तब भाईचारा पैदा होगा। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये धर्म इतना बढ़ाने के लालसा में ये लोग ये भूल रहे हैं कि दूसरा धर्म भी अच्छा होता है। कोई धर्म किसी धर्म से ज्यादा अच्छा नहीं। आपने धर्म इसलिए अपनाया है कि आप उस घर में पैदा हुए हैं। एक मुस्लिम इसलिए है कि वो एक मुस्लिम के घर में पैदा हुआ है, एक हिंदू इसलिए है कि वो हिंदू के घर में पैदा हुआ है। ये ओवैसी जी आज अगर मुस्लिम के घर में पैदा हुए हैं या आदिवासी के घर में एक आदिवासी पैदा होता है तो वो आदिवासी कहलाया जाता है। लेकिन अगर आप उसके मूल में जाओ, पीछे जाओ, इन सभी सब बड़े बड़े लोगों के बारे में बताया गया कि सबके पूर्वज हिंदू थे। तुलसी राम नाम था किसी को। अब ये इतना कुछ जानने के बाद में क्यों ये बात उठाते हैं कि हमारा धर्म आपसे धर्म से अच्छा? अरे भाई, आपने वो धर्म अपना लिया, आपकी व्यवस्था थी, कुछ लोगों ने नहीं अपनाया, हिंदू बनते ही रह गए। कुछ लोग हिंदू से मुस्लिम बने, हिंदू से क्रिश्चियन बने, इवन बौद्ध, जैन, मैं तो यहां तक भी बोलता हूं, भले वो ना माने, इवन सिख जी, बड़ा भाई सिख बनता था। सो अल्टीमेटली सनातन धर्म, जिसको आप हिंदू धर्म को आप हिंदू धर्म भले मत कहिए, सनातन धर्म तो कहिए, इसमें राम कृष्ण वेद पुराण गीता। तो कौन आदिवासी है, कौन मनुष्य, उसको छोड़िए, आज की बात कीजिए साहब। आज जनता का नियंत्रण होना जरूरी है। मैं तो यही सलाह दूंगा, इन झगड़ों की सबकी जड़ हट जाए। अगर देश में एक कानून आ जाए, एक कानून अगर एक वर्ग को होता है, इंडिया में एक ही कानून होना चाहिए, सबके लिए समान होना चाहिए।
अगर ये पास कर दिया कि 2 या 3 बच्चे बस, तो धर्म बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जीना है आपको, अच्छी तरह से जीना है आपको। तो ये एक हिंदू है कि मुस्लिम है, मुस्लिमों के लिए अपना अलग धर्म और फिर रहते ही एक ही देश में है, तो गड़बड़ होती है। आप अपने धर्म का एडवांटेज मत लीजिए कि आपके धर्म में लिखा हुआ है कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। नहीं साहब, हम हिंदुस्तान के, आप हिंदुस्तान के पहले नागरिक हैं। हर बंदा जो हिंदुस्तान में रह रहा है 50 से 100 साल से, वो हिंदू, वो इंडियन सिटीजन है। उसको इंडियन सिटीजन्स के रूल्स रेगुलेशंस पर, अमेरिका में, चाइना में, जापान में जब आप रहते हो तो आपके रूल्स नहीं चलते, उनके रूल्स चलते हैं। जी मुकेश जी, इसमें एक और बात जो उन्होंने कही थी कि ये जो आबादी जब बढ़ती है, योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही थी कि इससे एक डेमोग्राफिक चेंज जो है वो आने की संभावना पैदा होती है, उससे असंतुलन हो सकता है, उससे अराजकता फैल सकती है। इस बात के बारे में अगर आप हमारी जो दर्शक हैं उनको समझाएं कि अगर उनका ऐसा बयान आया है तो क्या स्थिति पैदा हो सकती है, और क्या आपके नजरिए से ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, देखिए मैं कोई नहीं होता या आप कोई नहीं होते जो योगी जी के बयान को इंटरप्रेट करें जी। उनके मन में क्या था वो जाने। लेकिन अगर वो कहते हैं डेमोक्रेटिक में असमानता हो सकती है, तो कौन सी असमानता? 2 तरह से। एक तो यह है कि डेमोग्राफिकली हमारी पृथ्वी उतनी है, रोटी कपड़ा मकान उतना है, उसमें अगर आप 100 आदमी को पाल सकते हो, आप बोलो सडनली हम 1 करोड़ को पालेंगे, तो वो असमानता है। दूसरी असमानता जो दिखती है, जो वो मेन कर रहे हैं कि नहीं मेन कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, वो कहते हैं अगर यहाँ पर जो मुकेश जी, इसमें मूल निवासी की उन्होंने बात करी थी कि मूल निवासी, अगर वो कहते हैं मूल निवासी कम हो जाए और बाहर के आने वाले आदमी बढ़ जाए, बाहर किसको बोल रहे हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो लोग भी पहले से यहाँ पर 47 से रह रहे हैं, लेकिन वो हमारे धर्म के नहीं है। और उनके धर्म का अगर वो धर्म हमारे धर्म से झगड़ा करता है या हमारे धर्म को कम मानता है या काफिर मानता है या अपने रूल्स लगाता है, तो डेफिनेटली योगी जी के पास सही है कि हमारे पास भी उतनी ही आबादी होनी चाहिए जितनी अपोजिट धर्म की है। या अपोजिट धर्म क्या है मुझे नहीं, लेकिन अगर अपोजिट धर्म है तो डेमोग्राफिक असमानता इसमें भी आ सकती है कि आप उनको भी पॉपुलेशन उतना ही करना चाहिए। आप भी 2 या 3 पाए वहां पर इस्लाम में मैं समझता हूँ नहीं मानते ये लोग इस बात। हम 10 बच्चे पैदा करेंगे, हम 11 बच्चे पैदा करेंगे, भले हमारे पास पैसे हैं या नहीं। ये मैंने सुना है। हिंदुओं को मनाया जा सकता है क्योंकि हिंदुओं में ऐसा कोई रूल नहीं है, बट हमारे हिंदू इस बात को मान के, आज देखिए चाइना ने भी किया था सडनली कि 1 बच्चा 2 बच्चा बस, हम आपको ये फायदा देंगे, अगर आप ज्यादा होंगे तो राशन बंद हो जाएगा। पूरे चाइना की पॉपुलेशन जो नंबर 1 थी अब धीरे धीरे नंबर 2 पे जा रही है, इंडिया नंबर 1 से ऊपर जा रहा है अब। लेकिन उन लोगों को भी तकलीफ हो रही है, उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, उनके रेशियो में फर्क पड़ रहा है औरत मर्द के अंदर, वो लोग भी धीरे धीरे रूल फिर छोड़ रहे हैं। तो ये होता है परिस्थिति के वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ द धर्म। इंडिया को परिस्थिति के हिसाब से चला। हमारे पास इतना ही पैसा है, इतनी ही चादर है, तो मैं उतने ही पैर फैलाऊंगा ना। अगर मेरे पास चादर ही सिर्फ 4 फीट की है और मैं 7 फीट का आदमी हूं, तो मैं तो ठंड में ऐसे उड़ जाऊंगा। हमको चादर उतनी है, तो हमारे पास अगर पैसे कपड़ा मकान है, डेमोग्राफिक डिफरेंस अगर योगी जी बोल रहे हैं, अगर वो संप्रदाय को लेकर है, तो उसकी मीनिंग कुछ और है कि वो उनके इरादे कुछ थोड़े से हमको ठीक नहीं लगते। हम अपने बच्चों को कम पैदा करना चाहते हैं, वो लोग अगर, और वो गिना रहे हैं परसेंटेज इतना हो गया, उनका इतना बढ़ गया, उतना ये बढ़ गया। तो क्या इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी है? मुझे अगर स्ट्रेटेजी है तो उसका काउंटर करना चाहिए। अगर कोई इरादे से ज्यादा बच्चे पैदा इसलिए करना चाहता है जबकि वो पाल नहीं सकता, आप देखिए रियलिटी में 10-10, 11 बच्चे आज कोई भी नहीं पाल सकता। भले वो बड़े बड़े घरानों से हो, वो भी बच्चे ज्यादा पैदा नहीं करते, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे, आजकल वो जमाना गया कि बच्चे सिर्फ माँ बाप को सेवा करते हैं, बच्चों की फिर उनको फीड करना पड़ता, पढ़ाना पड़ता है, उनको एजुकेशन देना पड़ता है। तो इसीलिए सेंसिबली यही है कि 2 या 3 बस। मुकेश जी, यही मेरा सवाल इसी को लेकर है कि अगर जनसंख्या जो नियंत्रण है इसकी बात कही जाती है, इस पर अगर कानून भी लाने की बात कई बार हो चुकी है और सही तरीके से इसे अगर अमल करने की बात आए, तो जो एक वर्ग है, अगर हिंदू वर्ग की भी आप बात करें, तो क्या सारी जिम्मेदारी एक ही वर्ग पे आएगी कि उसी को सब कुछ स्वीकार करना पड़ेगा? क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया और विरोध देखिए कैसे इस पे चालू हो गया। आप देखिए, कहीं ओवैसी कहिए, आप वर्ग कहिए, सबने एक बयान किया, हालांकि उन्होंने किसी समुदाय विशेष का यहाँ पर नाम भी नहीं लिया। तो इस पे ये जो है, ये बातें सामने क्यों आती हैं? क्योंकि वो नहीं मान रहे हिंदुस्तान के कानून को। जिसे आप मनवाइए 1 नेशन 1 रूल,
हाउ आई डोंट नो, यू आर इन ए शासन, यू शुड डू इट एंड यू शुड गेट इट इम्प्लीमेंटेड। हमारे यहाँ पर अगर सिख रहते हैं, ईसाई भी तो रहते हैं मुस्लिम के अलावा, बौद्ध भी तो रहते हैं, जैन भी रहते हैं, इवन जापानीज के लोग भी यहाँ पर आके बच गए, चाइना से बच गए। उन लोगों को हमारे देश का कानून पास करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। हमारे देश में अगर ये चीज अलाउ नहीं है, आपको भी नहीं मिलेगा। ये नहीं है कि भाई आपका धर्म कहता है कि हम ये करेंगे और हमारा देश कहता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो ये वर्ग नुकसान पहुंचा रहा है ना। इसीलिए मैं मोदी योगी जी की इस बात का समर्थन करूंगा कि आप डेमोग्राफिकली कंट्रोल कीजिए, आप और उसका एक ही सोल्यूशन है, सिर्फ इस बात में मत जाइए। और बहुत से मसले हैं, पॉपुलेशन तो बहुत पुराना मसला है, बट कुछ लोग तो कहते हैं पॉपुलेशन से कुछ नहीं होता, वो गलत कह रहे हैं, होता है डेफिनेटली, लेकिन मसले बहुत भी है, और भी मसले हैं, और भी बातें आ जाती है, शादियों के लेकर बातें आती है, हम 4 शादी कर सकते हैं, हम इतने कर सकते हैं, वो उन लोगों का धर्म है, हम हिंदुस्तान में अलाउ नहीं करेंगे। मुकेश जी, चाहे वो नाराज हो चाहे कुछ हो, एक हिंदुस्तान में एक जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म रूल पास कीजिए। ये रूल हिंदू को भी जाएगा, मुस्लिम को भी जाएगा, बौद्ध को भी जाएगा, सिख को भी जाएगा, चाइनीज को भी जाएगा, जापानीज को भी जाएगा, ज्यूज भी यहाँ रहते हैं उनको जाएगा। अगर आपको अपने धर्म का पालन करना है, चाहिए अपने देश में, किसी और देश में जाए जहां पर आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आप ये बात कह दें उन लोगों को कि अगर यहाँ रहना है तो आपको यही फॉलो करें, बिकॉज आप पहले इंडियन है, बाद में आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं। You just write in the passport you are Indian, but you don't follow that you are Indian. क्यों डरती है सरकार एक वन नेशन वन रूल पास करने के? वोटिंग राइट, वोटिंग के लालच, वोट बैंक, ये माफ करना, ये सब कुछ बिगड़ा हुआ माहौल इसलिए है कि हर नेता डरता है किसी एक वर्ग को नाराज करने के। तुष्टीकरण की चीज आज से नहीं, कई सालों से चलता है, 47 के बाद से आज तक तुष्टीकरण की राजनीति चल रही, वो देश के लिए हितकर अच्छी नहीं। एक रूल, एक राजा है तो प्रजा एक होनी चाहिए। एक राजा के पास 10 प्रजा तो नहीं हो सकती। एक राजा के अंदर अगर पूरा का पूरा एक राज्य है तो उसमें रहने वाले सभी उस राजा के अंदर होते हैं। आज हमारा अगर एक सरकार हमारी एक है, दिल्ली से चलाती है सरकार, उसके अंदर ममता बनर्जी भी होनी चाहिए, उसके अंदर केरला का सीएम भी होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी दूसरी पार्टी क्यों अलग हो जाती है? क्यों ममता बनर्जी कहती है तुमको हम किसी को नहीं आने देगा? अरे भाई, आपकी बाप की नगरी नहीं है वो, आप इलेक्टेड बनकर आए, आपको पूरे देश के कानून को फॉलो करना पड़ेगा। गड़बड़ नहीं होती। सीबीआई को भी अंदर डाल दिया था, नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी आर स्टिल नॉट पासिंग द रूल वन नेशन वन रूल। एवरी स्टेट इज जस्ट पार्ट ऑफ द सेंटर। जो सरदार पटेल ने सोचा था, इनविसेज किया था, उसके बाद में आप फिर बढ़ गए। अब फिर से अपने बंगाल से राज चलाते हैं, वो केरला से राज चलाता है, वो उत्तराखंड से चलाता है, राजस्थान से चलाता है, यूपी से चलाता है। क्या टुकड़े बट गए तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? व्हाट इज द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इफ ही कैन नॉट डिक्टेट द टर्म्स इन ऑल दीस स्टेट्स जहां पर दूसरी पार्टी की सरकार है? अरे सब पार्टियां बाद में आती, धर्म बाद में। मुकेश जी, अब मैं आपसे अगर कहूं कि अगर जो जनसंख्या की भी बात अगर करें, डेमोग्राफिक चेंज की भी अगर बात करें, तो डेमोग्राफिक चेंज तो हमने देख लिया। अगर आप देखें तो पाकिस्तान हम जो बन चुका है वो भी तो भारत का हिस्सा था, और जो भारत था ये कोई छोटा हिस्सा नहीं था, बहुत बड़ा इसका एरिया था। बांग्लादेश हमने खो दिया, कई हिस्से भारत के अलग हो चुके हैं। तो जनसंख्या की बात तो वहां पे भी आएगी ना, मतलब डेमोग्राफिक चेंज की बात तो वहां आ ही चुकी है। नहीं, मैं तो बीच में एक बहुत स्टूपिड बात बोल गया था, लोगों को पसंद भी आई भी, लेकिन उनका कभी पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा इन सब लोगों को मिला दो अपने साथ और एक अखंड राष्ट्र बना दो जी। लंका अंदर कर दीजिए, बांग्लादेश को, आपको लंका को हेल्प कीजिए, आप बिग ब्रदर बन के आप हमारे साथ मिल जाइए। अखंड भारत था हमारा, मलेशिया इंडोनेशिया तक था हमारा, अफगानिस्तान तक हमारा भारत देश था। फिर से वो अखंड भारत के लिए बांग्लादेश को भी कहिए हम हमारे साथ मिल जाए। पाकिस्तान मिलना चाहे तो मिलना चाहे मुझे, बट अखंड राष्ट्र वो होता है जिसकी डेमोग्राफी फ्रॉम इंडोनेशिया टू अफगानिस्तान थी। हमने टुकड़े किए, हम क्यों नहीं उसको करते? बिकॉज प्रैक्टिकलिटी नहीं है, प्रैक्टिकली प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सब कैसे करेंगे हम? कोई कहता है आप अपने को नहीं संभालते, कहाँ लंका को संभालते? ऐसा रास्ते निकल आते। और अच्छा वही है कि सब भाई बनकर रहे, पाकिस्तान वाले भी भाई बनकर रहे, बांग्लादेश भी भाई बनकर रहे, बांग्लादेश भी नेपाल को लाइए, नेपाल आपका अंग था पहले,
मुकेश जी, अगर मतलब आप जो अखंड भारत की बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में बयान तो काफ़ी आते हैं, लेकिन अगर इस पे एक्शन की बात कहें तो इसमें कोई ठोस प्लान लोगों को समझ में नहीं आता। और अगर हम बात करें भाई की, जैसे आपने कहा पाकिस्तान हमारा भाई मुल्क है, बांग्लादेश हमारा भाई मुल्क है, लेकिन वहाँ पर अगर हिंदुओं की हालत के बारे में अगर आप एक चिंताजनक स्थिति वहाँ पर बनी रहती है, वहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं है, चाहे वहाँ पर बच्चों की बात करें, चाहे महिलाओं की, छोटी बच्चियों तक की बात अगर मैं करूँ तो वहाँ पर कोई सुरक्षा की बात नहीं है। तो जनसंख्या डेमोग्राफिक चेंज का तो ये असर हुआ ना वहां पे, अगर उनको एक तरफ कर दिया गया, एक तरफ यहां कर दिया गया। नहीं, मैं देखिए, जब मैं कहता हूँ अखंड भारत, इसका मतलब ये नहीं है कि बांग्लादेश के सब लोग इधर आ जाएं, पाकिस्तान की इधर आ जाए। इतनी हमारे पास डेमोग्राफिक पावर नहीं है। हम चाहते हैं कि बॉर्डर खत्म हो जाए, वो लोग वहीं रहें जी। कोई अल्पसंख्यक बनकर, जो अभी आप पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है या बांग्लादेश में होता है, हिंदू वहां बने, उसके बाद जब एक नेशन हो जाएगा, ये मेरा सोचना है, कैसे करोगे मुझे नहीं मालूम, उस वक्त वो इंडिया के कंट्रोल, वहां पर अगर हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है। अगर बांग्लादेश में इकोनॉमी खराब हो गई तो इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पैसे देने पड़ेंगे या मदद करनी पड़ेगी या इंडस्ट्री करनी पड़ेगी, नौकरियां देनी पड़ेगी। अखंड भारत जब बनाओगे तो अखंड भारत के लिए आपको ये नहीं है कि वो वहां पर वही करेंगे जो बाद में करेंगे, बाद में वो नहीं कर सकते। The moment you become one nation, there is nothing like अल्पसंख्यक, there is nothing like ज्यादा संख्यक। अगर बोले कि यहाँ पर हिंदुओं पर वहां पर बांग्लादेश में ये होता है, खत्म हो जाना चाहिए उसमें, because you can cross and go into the border into Bangladesh and then manage with the military, manage with the police, manage with the army. But it is a very difficult process. लोग, जैसे आपने सही कहा कि लोगों ने बहुत कुछ बात कहा है, अखंड भारत होना चाहिए, पर सोचो तो सही इसके पीछे। हमारे यहाँ पर माफ करना और भी गम है जमाने में, मोहब्बत के सिवाय लोगों के पास इतने प्रॉब्लम्स हैं कि बेसिक प्रॉब्लम को प्रिविलेज वो प्रोमिनेंट वो प्रायोरिटी नहीं दे पाते। बहुत सी बातें हैं जिनको इमीडिएटली देना चाहिए। अगर कोई हिंदू के गॉड्स को अगर वो डिसिक्रेट करता है या उसको वो सिगरेट पीता दिखाता है, इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। आप पार्टी में झगड़ते रहते हैं, आपको वोट चाहिए, आपको वहां जीतना है, उसमें ये बेसिक लोगों का जो आहत हो रही है, कोई है वहां पर कमेटी जो इसके ऊपर इमीडिएट रिएक्शन करते नहीं, FIR कर देंगे, हम डाल देंगे। सो एक मसला नहीं, बहुत मसले हैं। यू हैव टू बी यूनाइटेड। तभी मैंने जो हिंदू एकता दिवस के लिए मैंने जो मुहिम शुरू की है कि हर मंगलवार को 7 बजे आप मंदिर में जाके बैठे, जैसे ये लोग नमाज पढ़ते हैं, हम लोग आके ध्यान लगाए, देखिए आपकी ताकत बढ़ जाए। तो आपकी बात मैं समझ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि जो हिंदू हैं उन्हें जाके मंदिर में जाके पूजा भी है वो करनी चाहिए, आपका बयान है। मैं अगर इसी पे मैं बात करूं तो ये कोई भी जब कानून आता है यहाँ पे, आप समझिए तो इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी होने के नाते हम बहुत ही मतलब टॉलरेंट हैं, हम हर किसी की बात को सुनते हैं, और जो भी कानून सरकार के द्वारा आता है तो एक समुदाय आराम से उसको बात कर लेता है। लेकिन कुछ नेता हैं बाकी समुदाय के जो विरोध पे विरोध करते जा रहे हैं, हालांकि इसमें भलाई उनकी भी है। अब आप देखिए, अगर आबादी बढ़ती है तो सरकार पे तो प्रेशर आता है, सरकार को जो अपनी नीतियां करनी है, उनको जो वितरण करना है, चाहे आप देखिए कोविड के दौरान सरकार ने राशन जो बांटा, लोगों की जो सेवा करी, जो भी किया, उसके लिए सरकार का ये पैसा तो कहीं ना कहीं से आ रहा है ना, टैक्स का पैसा कोई ना कोई तो दे रहा है, यही पैसा तो लोगों में वितरण होता है। तो अगर आबादी अगर इस तरीके से बढ़ रही है तो क्या इस पे बोझ नहीं पड़ता? सर देखिए, आबादी के पॉइंट अलग है और जो हम कह रहे थे कि देश चलाने का प्रॉब्लम अलग है। कोई भी रूल कानून आता है वो राज्यसभा में उसके बिल पास नहीं होते। प्रॉब्लम हमारी है डेमोक्रेसी की। अनदर इश्यू व्हिच आई वांटेड टू रेज लॉन्ग टाइम जी, देश में एक ऑनेस्ट डंडा, डेमोक्रेसी सर, डेमोक्रेसी, यस डेमोक्रेसी। एंड अगर आप बोलो डेमोक्रेसी और तानाशाही, मैं तानाशाही की बात नहीं कर रहा हूं, पर आज हम डेमोक्रेसी का नुकसान उठा रहे हैं। कई लोग अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं, संविधान की वजह से हम ये कर सकते, वो कर सकते। अरे साहब, संविधान बना था जब हम लोग आजाद हुए थे, जब अंग्रेजों ने हमें छोड़ा था, उस वक्त कुछ थे हालात, वो आज नहीं है। आज चेंज द संविधान शुड बी चेंज्ड। वन शुड नॉट बी हेजिटेट टू चेंज द संविधान। जो आज नहीं लागू रहता, चेंज कीजिए उसको। प्रॉब्लम अगेन वो डेमोक्रेसी की आती है। अरे साहब, बिल कैसे पास करेंगे, लोकसभा में पास हो जाएगा, वहां पर हमारी मेजोरिटी नहीं है। अरे देश उसी के चक्कर में अटका हुआ है, डेमोक्रेसी का हम आज नुकसान उठा रहे हैं। बेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड इज डेमोक्रेसी। पर अगर डेमोक्रेसी का कोई फायदा उठाने लगे, पूरे सबूत लाओ जी। 40 हजार करोड़ का मैंने नुकसान अगर खाया भी है, सबूत दिखाओ। डेमोक्रेसी यही कहती है, कस आपको लॉयर मिलता है। अब इन सबको फिर से समीकरण करके बैठना चाहिए कि संविधान की वजह से वो फायदा उठाते।
मुकेश जी, तो क्या ये तो भारत की परंपरा आज से नहीं रही है बहुत। अगर आप कहते हो, मैं कहता हूं, अगर आप कहते हो जनता की आबादी को कंट्रोल करना चाहिए, आप डू नॉट हेजिटेट, डेमोक्रेसी बीच में नहीं आनी चाहिए। वो लोग नहीं करेंगे, करवाओ, कैसे करवाओ, बिकॉज देश के हित में है कि आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, धर्म संप्रदाय की बातें बीच में नहीं आएगी। यू आर एन इंडियन। जिस दिन अगर सरकार ने कह दिया कि यू आर एन इंडियन, यू आर नॉट मुस्लिम, बात तब सॉल्व होगी, क्योंकि उसको उस इंडियन के कानून मानने पड़ेंगे। You have to be strong। मैं तो कहता हूं ऑनेस्ट डंडा चाहिए देश में, जो मोदी जी ला सकते हैं। मोदी जी की सरकार में अगर कुछ हुआ तो हुआ, अगर 50 साल में कुछ नहीं होगा, माफ करना साहब। मुकेश जी, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके हिसाब से कोई क्या वर्ग विशेष है क्या, कि खाली वो नहीं चाहता कि ये कानून जो है इम्प्लीमेंट हो? क्या वो वर्ग विशेष के भीतर में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो वो ऐसे काम चाहते हैं कि ये ऐसे बिल ना पास हो, ना ऐसा कोई कानून बन पाए, इससे उनको नुकसान है? नहीं, तो ये साफ है ना, एक वर्ग जिसको हम मुस्लिम कहते हैं, जिन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया हुआ है, वो उन लोगों की मंशा क्या है हमें नहीं पता, लेकिन वो लोग नहीं चाहते कि हमारी आबादी को रोकिए, जबकि उनको दिख रहा है कि जहां वो रहते हैं वहां पर लोगों के सिर इतने हो जाते हैं कि लोगों को खाने पीने के सामान नहीं है, माइनॉरिटी में रहते हैं, हाइजीन नहीं है, वहां पर लोगों के पास जगह नहीं है, पर वो कहते हैं कि ये हमारे पास अत्याचार नहीं हो रहा है। साहब, आप बच्चे कम कर दीजिए, मैं साफ बोलता हूँ, आप उतने बच्चे पालिए जितने बच्चे आप पाल सकते हैं, लेकिन अगर आप बच्चों के पालन लालन के ऊपर नहीं सोच रहे, कुछ और सोच रहे हैं कि नहीं साहब, हमारी स्ट्रेंथ हमारी आबादी है, अल्लाह ताला हमको देता है, बच्चा हमारा अल्लाह ताला पैदा करता है, हम नहीं करते हैं, अब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं। यू आर स्टेइंग इन दिस कंट्री वेयर द कंट्री सेज कि यहाँ पर हमको 2 या 3 बच्चे चाहिए, और आप कहते नहीं हमें तो 8 या 10 बच्चे चाहिए, देन it is wrong. Then something has to be done, which is not my job. It is सरकार's job. बिना दंगा, बिना संप्रदाय, बिना किसी को नाराज किए एक ऐसा रूल पास कीजिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। सर, यहाँ पर रूल पास होते हैं, इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करिए। एग्जीक्यूट के लिए डंडा चाहिए। जो आजकल बुलडोजर फिरा रहे हैं, वो मैं समझता हूँ वो ऑनेस्ट डंडे का ही काम है। आप नहीं मानते हमारी बात को, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि बात सबको समझ में आ रही है कि अच्छी है, लेकिन फिर भी वो अपना आर्गुमेंट पैदा करते हैं कि हम नहीं मानेंगे, हम जाके बैठ जाएंगे आंदोलन में। उस वक्त डंडे की आवश्यकता। मुकेश जी, बात को माना कैसे जाए जब यहाँ पे कह रहे हैं कि मतलब ये तो मूल निवासी ही नहीं है। अगर बात की जाए, चाहे ओवैसी का अगर आप बयान देखें तो बड़े साफ शब्दों में, और खाली ओवैसी का बयान नहीं है कि ये पूरा माहौल ऐसा बनाया जाता है कि जो भारत में आर्यन आए ये यहाँ के मूल निवासी हैं। क्या ये मुसलमान भी यहाँ के निवासी हैं? सर, ये भटकाने वाले आर्गुमेंट्स हैं जो ओवैसी से जैसे अच्छे वक्ता निकाल के लाते। ये नेता है जो, ये आप भूल जाइए, ये मूलवासी। अब इसमें मूलवासी कहां से आ गया भैया? आप आज की बात करो ना, आप आज क्या हैं? कौन हम क्या किसी के प्रॉपर्टी के राइट्स मांग रहे हैं आपसे? क्या आदिवासी को हम लोग, अब अगर आदिवासी थे तो आदिवासी कौन आदिवासी? आदिवासी तो आज अभी भी बस्तर में बैठते हैं, अभी भी गांव के अंदर आदिवासी। तो क्या आप वो अगर मूल है तो वो राजा होने चाहिए, आप लोगों को प्रजा होना चाहिए ना? आपने वो तो नहीं किया। आप क्यों उठा रहे हो उस पॉइंट को कि हम तो मूल निवासी है? ये मूल निवासी छोड़िए, आप लोग भी मूल निवासी, आप लोग भी इंडिया में रहते हो। मुकेश जी, ये सवाल आपसे इसलिए भी था क्योंकि आपने एक किरदार जो है उसको अदा किया, प्ले किया था भीष्म पितामह का, तो मैं ये भी जानता हूं कि इतिहास के बारे में भी आपकी जानकारी। इसी चलते मेरा आपसे सवाल मूल निवासी का भी आपसे मैंने पूछा था, क्योंकि ये जो कह रहे हैं बाहर से आए हो, तो बाहर से आए हैं, ये पूरे प्रक्रिया को ऐसे बनाया जाता है, इसीलिए ये सवाल आपसे। सर, कोई बाहर से नहीं आया, कोई बाहर से नहीं आया। ये आर्यन द्रविड़न की जो ये फिलॉसफी है, ये लूटेंट्स बोलो या कम्युनिस्ट लॉबीज बोलो, या जिन लोगों को हमारी देश की अखंडता, देश का जो धर्म है और देश का जो हमारा हिंदू धर्म, खास तौर पर जितने भी ये इतिहास लिखे गए सब गलत लिखे गए। मोहनजोदाड़ो से मालूम पड़ गया आपको, यही रहते हैं, कोई नहीं अटैक। बाहर से जो आए थे वो मार काट के भाग गए, जिसमें मोहम्मद गजनी था, मोहम्मद गौरी था, खिलजी थे, दुनिया भर के थे। औरंगजेब यहाँ पर बस गया, उसने अपने मुगल वंश चलाने शुरू किया। अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह जफर तक इन लोगों ने राज किया। इनके यहाँ पर रहने की वजह से कन्वर्जन हुए होंगे। तो वो मूलवासी का मुद्दा कहां से आ गया? सब लोग इंडिया में ही रहते थे, कुछ लोग बाहर से आए। मेरा सवाल आपसे ये भी है कि ये स्थिति जो है, नहीं साहब, आर्यन द्रविड़ कुछ नहीं था। आर्यन हमारे देश के ही बंदे थे जी। ये जो पांडव, कौरव, ये सब हमारे यहीं पर रहे हैं। कोई उस वक्त अखंड भारत था, अभी इन लोगों ने कहा ईरान से आए हैं, उधर से आया, ऐसा कोई नहीं आया। ये
गलत इतिहास है जिसको चेंज मुकेश जी, करना ये चाहिए। और स्थिति आखिर जिन- ये स्थिति यहां तक पहुंची कैसे? क्या इतिहास को पढ़ाने जाने का जो तरीका था, जो एजुकेशन सिस्टम था हमारा, वो कुछ इस तरीके से था कि भाई आपको सवाल करने का हक तो है नहीं, जो आपको पढ़ा दिया गया उससे पढ़ लीजिए, और ये एक पूरी एक घटनाक्रम जो पूरा आपसे माहौल ऐसा बना दिया गया है कि आप मान लीजिए कि ये सच है, मूल निवासी ये हैं, ये नहीं है, ये किस कॉन्फिडेंस से ये लोग बोल लेते हैं? तो इसके पीछे का देखिए अंग्रेजों ने लॉर्ड मैकॉले ने 1836 से पता नहीं कहां पर कहा था कि मैं एक चीज जहां पर डाल रहा हूं जो इनकी संस्कृति को तहस नहस कर देगा। उसने इंग्लिश शुरू की 5वीं 6वीं से। उसके बाद में इतिहास लिखा गया है, वो सारे के सारे जो लिखे गए हैं वो कम्युनिस्ट माइंडेड है, जिसको हम लोग कहते हैं कि हम जिसका नाम अभी ल्यूटन्स पढ़ गया। आप जितने भी इतिहासकार देखो, उन्होंने मुगलों का चमत्कार दिखाया है। मुगल 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 मुगल, और जो मर रहे हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। न चंद्रशेखर आजाद के बारे में कहा गया है, न भगत सिंह के बारे में कहा गया है, न इवन माना प्रताप की इतिहास कंप्लीट नहीं है, पृथ्वीराज चौहान का इतिहास कंप्लीट नहीं है, क्योंकि लिखा नहीं गया, उसके पीछे इंटेंशन था। आज अगर आप मालूम करो कि इन सब लोगों ने हमारा सही इतिहास नहीं दिया है, उसके पीछे कारण क्या है मुझे नहीं मालूम। पूरे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम चल रहा है कि कम्युनिज्म धीरे धीरे अपनी सारी चीज की चेंज करने की कोशिश करता है। यहाँ पर देखो, हम वही जानेंगे जो हमने 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं एसएससी पास, मैं भी हूँ, मैं बीएससी एलएलबी हूँ, मैंने एसएससी भी पास किया। एसएससी तक जो नॉलेज होता है ना, वो सिर्फ स्कूल की किताबों से। कॉलेज में जाते हैं तो हमारे पास दायरा बढ़ जाता है, लेकिन स्कूल में सिलेबस की किताबों में अगर आप एक चैप्टर दो, सिर्फ छोटा सा चैप्टर झांसी की रानी को, मदर टेरेसा को इतना बड़ा चैप्टर देखो, अब मुगलों के चैप्टर पे चैप्टर डालो, और राणा प्रताप, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, गुप्ता वंश, चंद्रगुप्त वंश, इनका वंश इतने चिल्लाए मिलेगा तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? बच्चे तो वही जोड़ेंगे जो आपने किया। सो यू आर राइट, सिलेबस हैज टू बी चेंज्ड एंड इट इज बीइंग चेंज्ड। इफ इट इज नॉट, आई विल बी वेरी एंग्री। यू हैव टू चेंज। अपना इतिहास खुद लिखिए। मेरे घर का इतिहास बाहर वाला नहीं लिख सकता, मेरे भारतवर्ष का इतिहास बाहर वालों ने लिखा है। 1947 के बाद में भी अंग्रेजों के प्रभुत्व चला है कांग्रेस की सरकार में, तभी वही संविधान, वही सीआरपीसी, वही मीलॉर्ड चला हुआ है। किसी को अक्ल नहीं आई कि आप ये बहादुर शाह जफर, आप ये शाहजहां रोड चेंज कर दो। आप गुलामी में जिए थे, आज भी आप कोई एक ऐसा निकलना चाहिए जिसको ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए। भाई मैं अगर औरंगजेब रोड हटाता हूं क्योंकि औरंगजेब ने मेरे पे जुल्म किया था, मुझे अपने घर में उसका बिल बोर्ड नहीं चाहिए। अभी भी शाहजहां रोड है, अभी भी अकबर रोड है, क्यों है? क्योंकि इतिहास में उनको ग्लोरीफाई किया गया है, जबकि उन्होंने मुकेश जी, तो ये जो है, अब ये नाम जो रखे गए हैं, इसका विरोध तो ऐसा नहीं है जनता विरोध नहीं करती, पर जनता करे क्या? सरकार के हाथ में सब कुछ है। इम्प्लीमेंटेशन सरकार ने करनी है, मैं वही तो बोलने जा रहा हूँ। जनता नहीं है तो उसको उखाड़ देगी। ये सरकार उलझी हुई है अपोजिशन पार्टी से झगड़ा कर। 4.5 साल तक झगड़ा होता है कि उतरो चढ़ो, तुम्हारा ये पॉइंट खराब है, तुमने ये कर दिया, आज उठा लिया जनता का। इसके पहले 10 मुद्दे उठाए थे, किसान का मुद्दा उठाए थे। उनका मकसद सिर्फ उनको गिराने का होता है, बैठने का होता है। लास्ट में 6 महीने बचते हैं, पब्लिक के बाद में आके हाथ जोड़ते हैं, पब्लिक फिर मुनत बन जाती है, फिर से उनको चूज करते। सो सरकार कहाँ कर रही है कुछ? मुकेश जी, पब्लिक ने अपना रोल तो अदा कर दिया। यहाँ पब्लिक ने, जो डेमोक्रेसी की जो पब्लिक थी, उसने रोल अपना अदा कर दिया। उसने सरकार को यहाँ पर चुन लिया और सरकार उनकी पसंद की मान लीजिए आप आ गई। अब जो इम्प्लीमेंटेशन है, अगर हम ऑपोजिशन को यहाँ पे इल्जाम लगाएं तो इल्जाम तो हम लगा सकते हैं कि हाँ एक माहौल बनाया जा रहा है, बट आखिरकार जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही, जो कानून की आप बात कह रहे हैं कि जरा कोई भी कानून आता है उसका विरोध शुरू हो जाता है, और विरोध शुरू हो जाता है तो वो कानून लगभग गायब होने की कगार पर आ जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? अपोजिशन सिर्फ अपोजिशन के लिए अपोजिशन करती है सर, यही तो प्रॉब्लम है। अपोजिशन कभी देश के लिए नहीं कर रही। अच्छे मुद्दों को भी अपोज किया है, बुरे मुद्दों को भी। होगा कोई ना कोई बुरा, जरूरी नहीं है कि जो सरकार लाएगी वो सभी सही होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। लेकिन अगर 10 में से 10 को आप अपोज करोगे तो आपकी नीयत दिखती है ना। आज अपोजिशन सिर्फ अपोजिशन के लिए खड़ी हो जाती है। अगर दंगे होते नहीं है, दंगे कराए जाते, माफ करना। अगर किसी जगह में 1000 आदमी इकट्ठे होते हैं तो वो इकट्ठे कराए जाते हैं। 200-200 रुपए लेके लोगों को अगर चुनाव रैली में बुलाया जाता है तो ये दंगे भी वैसे ही कराए जाते हैं। तो आप बोलते हो अपोजिशन मेरे साथ गलत कर। अपोजिशन को ये मुद्दा नहीं होना चाहिए कि मेरे को इसकी कुर्सी हटानी है। वो अपोज करे जो देश के हित में नहीं है। लेकिन देश के हित में पिछली बार आप देखिए जितने बिल थे, देश के हित में बहुत सारी बातें थी, लेकिन कोई उसको पब्लिक तक नहीं पहुंचता, पब्लिक को भड़काता है।
मुकेश जी, जो चाहे वो भड़काने किसान का की मुद्दा बात हो, है, चाहे ये भड़काने की बात है। अब मान लीजिए योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया, यहाँ पर एक ओवैसी का बयान आया या बर्ग का बयान आया, तो जनता जो है, आम जनता जो है, वो तो इनको एक लीडर मानती है। अब इनकी बात, इनके बयानों का जो कोई मतलब ले लिया जाता है और वो जनता उस पर अमल करने लगती है, तो ये कितना गलत है ये और कितना सही, आप इसके बारे में बताइए। पब्लिक को सोचना पड़ेगा। इसी देखो आप, मैं माफ करना, मैं कई बार बोलता हूँ, 5 साल में एक दिन आता है जब आप शक्तिमान होते हो, जब आपके पास वोट का पावर होता है, आप वोट की शक्ति होती है। जनता ये नेता लोग आपके सामने हाथ खड़े होते हैं, वोट हमारे को दीजिए, हम आपके लिए काम करेंगे। एक दिन शक्तिमान होता है जब वो चुन लेता है, उसके बाद में 5 साल तक नेता ऐसे खड़े रहते हैं। मुकेश जी, तो वो गंगाधर से मनुष्य जो हमारे इंसान है, वो शक्तिमान कैसे बनेंगे? मतलब उन्होंने तो बन गए शक्तिमान, उन्होंने तो वोट तो डाल दिया। नहीं, पर उसके बाद में देखो, मैं बताइए छोटा सा आइडिया देता हूँ, आप अपने चैनल से बता दीजिए। मैं चाहूंगा कि देयर शुड बी अ रूल ऑफ रिकॉल। मैंने अगर एक्स को मैंने चूज किया अपने एरिया में, MP अहमद, और उसने मेरे को ये वादे दिए थे, वादा नंबर 1, मैं झील बना दूंगा, मैं सड़क बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हम इंप्रेस हो गए, हमने वोट दिया। 1 साल तक, 2 साल तक सलमान मैक्सिमम नहीं किया। उस वोटर के पास आप हक दीजिए कि वो अपना वोट खींच ले। उसको वोट को रिकॉल कहते हैं। अगर इसी तरह से अगर 50,000 लोगों ने अपने वोट खींच लिए, तो वो नेता गिर जाएगा। पर ये होता नहीं, इसलिए नेता को डर नहीं है। नेता तब नहीं करेगा जब उसको मालूम है कि पब्लिक के पास अभी भी शक्तिमान है। वो एक दिन के लिए शक्तिमान है, 5 साल के लिए वो गंगाधर बन जाता है, और वो उसको लोग जो भी कराते उनको पावर दो कि आप अपने वोट वापस खींच सकते हो। ये है, ये बात पे बहुत लोग डिस्कस कर चुके हैं। वोट टू रिकॉल बैक, आपने भी सुना होगा कि ये है, पर इंप्लीमेंट कीजिए उसको। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रूल कि नेता मेरे एरिया ने, आप लोग वादे करते हो, मैं तो बोलता हूं इवन वादे मत करो। ये बड़े क्या बोलते हैं आप लोग, उसको लिख के देते कि वो चुनाव के हम वो दे रहे हैं। अरे साहब, अभी हम आपको ये बांट देंगे, हम आपको ये कर देंगे सर, ये मूर्ख बनाने की योजना है। इसके बगैर चुनाव कीजिए आप। चलिए, हम आपके पिछले परफॉर्मेंस पे आपको वोट देंगे। जिस दिन जनता के पास वो पावर आ जाएगा, वो चूज करेगी। आज क्या होता है, आज वादे, पैसे खिलाना, हम आपको ये कर देंगे, जबकि 5 साल में 40 नहीं किया आपने। लास्ट के दिनों में आप करके फिर से मूर्ख बनाते हो, और गंगाधर फिर से वही बोला वाला बेचारा मान जाता है। उसको शक्तिमान बनने का मौका मिला तो उसको 5 साल तक शक्तिमान बनने दीजिए। He is as powerful as his MP। जिस दिन ये हो जाएगा, उस दिन MP को डर रहेगा। वो जिसने उसको 2 करोड़ रुपए मिलते हैं, वो खर्च नहीं करता, वो करेगा, क्योंकि उसको डर है कि मैं अगर परफॉर्मेंस नहीं दिखाऊंगा, ये मेरे जितने भी वोट, मेरे को अगर 1.5 लाख वोट मिले, उसमें से 75,000 वोट खींच ले जाएंगे, मैं गिर जाऊंगा। फिर वो डर उसको काम करने के लिए प्रेरित। There are lots of things to be changed. Implementation नहीं है, कॉमन मैन की गलती नहीं है, बिकॉज़ कॉमन मैन विवश है। मुकेश जी, ये तो कॉमन मैन की गलती नहीं है, लेकिन आप अगर वही बात करें, कॉमन मैन तो अगर आप उसे गंगाधर बोलें तो गलत नहीं होगा। और यहाँ पर एक समझदार इंसान, आप उसे कह लीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो सब समझ के बूझ गया है, भीष्म पितामह कह लीजिए, शक्तिमान कह लीजिए। अब दोनों के नजरिए से बताइए, क्या इसका उपाय क्या है? अरे बाबा, अगर वो भीष्म पितामह है, अगर वो शक्तिमान है, रियल मायने में अंदर से उसका दिमाग चलता है, बहुत पढ़े लिखे हमारे यहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ पर अभी भी गाँव में कहते हैं, मुझे नहीं मालूम, अभी भी गांव के इंटीरियर्स में जाओ तो वहां गांव का लड़का था, अरे बैल की जोड़ी का मतलब कांग्रेस। उनको अभी तक यही मालूम है कि 47 से शुरू हुआ, बैलों की जोड़ी होती थी, कांग्रेस की एक थप्पा होता था। आज तक उनको ये नहीं मालूम कि चेंज होकर पंजाब है। इतनी नॉन एजुकेशन है, लेकिन पढ़े लिखे हैं। उन पढ़े लिखे को आप ताकत दीजिए। वो पढ़े लिखे अपनी ताकत होने के बाद कर क्या सकते हैं, एकदम से FIR करेंगे, फिर लॉ डिसाइड करेगा, 10 साल निकल जाएंगे, 20 साल निकल जाए। गलत है। 6 महीने के अंदर कोई भी आज राइट टू रिकॉल, आज राइट टू इंफॉर्मेशन होता है, कई पावर दे देते हो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। उसके पास इतना हक दीजिए कि वो सिर्फ भोला वाला इंसान नहीं है, वो देख रहा है कि मेरे साथ वो नहीं हो रहा है जो इसने प्रॉमिस किया था, तो आई कैन जस्ट किक हिम आउट। दीजिए उनको पावर। नहीं देते, ये रूल पास नहीं होते क्योंकि अपोजिशन पास नहीं कर देगी, उनको अपने भी डरे, कह रहे ये रूल पास हो गया तो फिर हम तो फिर पब्लिक के हाथ में। आप पब्लिक के सेवक हैं, आप पब्लिक के नायक, पब्लिक के आप राजा नहीं है। जो मोदी जी ने भी कहा था कि मैं सेवक बनकर आया, मैं 10 बार कह चुका हूँ। हर कैंडिडेट की कैंपेनिंग में मैं बोलता था उस जमाने में, मैं इन कैंडिडेट को कहूंगा कि आप जब चुन कर आओगे तो आप इस एरिया के आप सेवक बनकर आओगे, इस एरिया के आप राजा बन के नहीं हो, आपको सेवा के लिए चुना जाएगा, मेवा खाने के लिए।
मुकेश जी, जनता जो है वो नेता को चुनती है, और नेता की तरह एक अभिनेता को भी जनता चुनती है, और आपको चुना है जनता ने, एक अभिनेता के तौर पर यहाँ चुना है, तो आपकी बयानों की भी यहाँ पर बहुत एक महत्व रहता है। अगर आप हमारी जनता को, सभी वर्ग को एक, और इस मुद्दे से लेके अगर आप एक सलाह देना चाहें, अपना एक मशवरा रखना चाहें जनसंख्या कानून को लेकर, और इस पर जो सरकार का रवैया है उसको लेकर, क्या इसमें सही तरीका है जो अपनाया जा सकता है? देखिए, the ball starts from the सरकार, not from the public। जैसे आपने कहा था कि पब्लिक तो सिर्फ बैठी रहती है 5 साल तक, पब्लिक के हाथ में सिर्फ यही है कि वो आके जाकर रस्तों में बैठे। That's all। आंदोलन आज एक हो गए, तो स्टार्ट होना चाहिए सरकार के। सरकार को संविधान में परिवर्तन लाना होगा, अपने पावर्स बढ़ाने होंगे। अगर आपको देश की जनता ने मेजॉरिटी से चूज करके आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया है, तो आपकी बात मानी जानी चाहिए। आपके बाकी लोग 40%, 30% है, आप 70%। हालांकि प्रॉब्लम है कि आप 75% कभी नहीं पहुंचते। जिस दिन हम 75% एक पार्टी बन जाएगी ना, वो देश में कर पाएंगे। तो पहली बात, अगर मैं चाहूंगा कि सरकार को ये बात में गौर करना होगा कि आपका मकसद 4.5 साल तक सिर्फ दूसरी स्टेट में इलेक्शन है, उस स्टेट में इलेक्शन है, सारा जोर वहां लगा देती है। नहीं, आप अपनी एक नीति समिति बिठाइए जिसमें वो करे कि क्या क्या खोट है आज के सिस्टम में, उसको संविधान को चेंज करना है तो करो। आज सीआरपीसी रूल में अंदर क्यों मिलॉर्ड बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते महोदय जी, माननीय जी, क्यों नहीं बोलते, क्यों हम मिलॉर्ड? वही जो ब्रिटिश छोड़कर गया है, तो ब्रिटिश जो छोड़कर गया है उसको चेंज। जी मुकेश, सरकार को मेरी ये राय है कि बी स्ट्रॉन्ग, यू आर बीइंग अ चोजन पार्टी टू कंट्रोल द कंट्री। यू लुक वीक व्हेन ममता बनर्जी सेज, अरे तुम इधर आकर तो दिखाओ। आई फील वेरी बैड जब सीबीआई के ऑफिसरों को पकड़ दिया जाता है। आई फील वेरी बैड। देन वेयर इज द पावर? वेयर इज द पावर ऑफ नरेंद्र मोदी, द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री? बीजेपी इज द इलेक्टेड रूलिंग पार्टी इन द इंडस्ट्री, बट अदर पार्टीज उसको अभी भी सीना तान के बातें करते हैं, हम आपको गिरा देंगे, अरे इसमें गलत है, पब्लिक को भड़काओ। मुकेश जी, मेरा एक सवाल, आपको माफ कीजिएगा मैं बीच में रुक रहा हूं। क्या देश को अब कोई प्रतिज्ञा लेने का एक समय आ चुका है कि इतने बच्चे हमें करने हैं, हम दो हमारे दो? ये नारा तो कब से चला आ रहा है, लेकिन इस पे अमल जो है वो पूर्णतः रूप से हुआ नहीं, और सरकार ने भी किसी पर ये प्रेशर नहीं डाला, और सरकार की भी अपनी प्रॉब्लम्स थी। आप क्या मानते, मेरी बात मानने से वो लोग मान जाए? इम्प्लीमेंट आप अभिनेता, आपको लोग सुनते हैं, आपको लोग क्यों नहीं मानते? सुनते जरूर है, इसीलिए मैंने 600 वीडियो बना दी अपने चैनल की अभी तक 2 साल। मैंने हर मुद्दे पर बात की है। एजुकेशन फ्री कर दो जी, हॉस्पिटलाइजेशन फ्री कर दो। मेरी बहुत आप एक बड़े चैनल के माध्यम से अपनी बात कहेंगे तो ज्यादा जनता इसको सुनेगी। आपकी टिप्पणी महत्वपूर्ण है, तो मेरी बात आपके माध्यम से पहुंचेगी जरूर, लेकिन पब्लिक वही करेगी, सर आप इलेक्शन लड़ दीजिए ना, सर आप एमपी बन जाइए। मुझे यही सलाह मिलती है, सर आपको तो देश का शिक्षा मंत्री होना चाहिए, सर आपको तो देश का। अब देखो, मेरी आवाज में दम तब होगा जब आप जैसे चैनल, मैं आपके चैनल की तारीफ करता हूँ। धन्यवाद। चैनल है जो अभी भी एक अच्छे मुद्दे को लेकर बातें करता है। मुकेश जी, हमारे चैनल का जो मुद्दा है हमेशा वो नेशनलिस्टिक पॉइंट से रहता है। राष्ट्र के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, चाहे हमारे चेयरमैन साहब हो, चाहे हमारा तमाम कर्मचारी हो। जो मैंने देखा है, आप लोग बहुत काम की बातें बोलते हैं। प्रॉब्लम ये है कि उसको इम्प्लीमेंट करके बताओ ना। मैं भी बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, लेकिन मुझे मेरे पास इम्प्लीमेंट, मेरे पास डंडा दीजिए, आप मुझे 1 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, मैं जी मुकेश, see you have to have the reason to do the thing। आप स्ट्रॉन्ग बनिए, आज देश को स्ट्रॉन्ग। देखो, आज पूरे वर्ल्ड में मोदी जी का नाम हो रहा है, पर अपने देश में अभी भी लोग उसका विरोध करते हैं। शर्म आनी चाहिए जी, कहीं ना कहीं शर्म आनी चाहिए। तो मैं बोलना चाहता हूँ, आज भीष्म आया शक्तिमान में तो बोलता हूँ, उठो जागो। पब्लिक को कहता हूँ, आप अपने हक को पहचानो। आप लोग अपना हक मानते हो, आप अपने कर्तव्यों को पहचानो जी मुकेश। जितना आपका हक है उतना आपका कर्तव्य है। ये अगर कंट्री कहती है कि हमारे पास इतने बच्चों को पालने का हमारे पास इंतजाम नहीं है, तो आप लोगों को अपनी कर्तव्य से करके 2 बच्चे पैदा कीजिए जी। सरकार को मत विरोध कीजिए। ये मैं हिंदुओं को भी कहूंगा, मुस्लिमों को भी कहूंगा। यू मस्ट अंडरस्टैंड, अगर आप भारत माता के प्रति कृतज्ञ है तो आपकी मैं एक शक्तिमान के तुमसे यही सलाह देना चाहूंगा, देश के हित में जो वो करिए। आप धर्म संप्रदाय ये भूल जाइए, और आप अपने को स्ट्रॉन्ग समझिए, मत विवश समझिए कि जो मैं जानता हूँ उनकी व्यवस्था, उनको गोटी कपड़ा मकान घर चलाना, लेकिन उसके बाद अगर आप जी टीवी जैसे बड़े आप साथ दे रहे हैं, आपके साथ में अगर एक बात आपकी, जैसे मैंने ये मुहिम शुरू कर दिया है, हिंदू एकता दिवस पकड़ रहा है, मेरे को कई लोगों ने कहा ऐसा कुछ करोगे
आगे बढ़ोगे, शुरुआत करो, जी। तब देश सुधरेगा, अदरवाइज देश नहीं सुधर पाएगा 50 साल। जी मुकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय निकाला, आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कही जिसको जनता ने सुना, और अब इस कानून को लेकर और जितनी भी बातें हैं वो हम करेंगे। आपसे फिर कभी समय लिया जाएगा, आपको फिर बुलाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। थैंक यू वेरी मच। तो ये जो मुद्दा था जनसंख्या का, मैं इसके बारे में आपको ये बात बता दूं तो रिपोर्ट के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि 2023 तक हम चीन को भी पीछे छोड़ चुके होंगे। तो ये सारे मुद्दे हैं जिस पे चर्चाएं होती हैं और चर्चाएं होनी चाहिए, मुद्दे आपके जिसको हम हर बार उठाते हैं जी न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिवम दत्त मेहता आपसे इजाजत चाहता हूं।